अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी। हम रोहित सर को देखते ही रहते हैं उनके चैनल पे भी और दूसरे इनफैक्ट पाकिस्तानी चैनल पे भी, और उनकी बात सुनते रहते हैं। और आज हम रोहित जी डिस्कस करेंगे, जावेद अख्तर साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने तालिबान को जो है वो मिला दिया है आरएसएस के लोगों से। कह रहे, मैंने एक दो शोज किए थे जिसमें हमने कोशिश की कि हमारे लोगों को पता चले कि जी आरएसएस क्या है, जो कि मुझे भी नहीं पता था। काफी लंबे अरसे तक मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी एक गलत जो हमारे यहाँ एक बात की जाती है उसी तरीके से समझ रही थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाके इंसान लर्न करता है और वो चीजें उसको ठीक समझ में आ जाती हैं। जो भी कोई चीज हो, चाहे वो किसी रिलीजियस पार्टी से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, वो चीजें इंसान को थोड़ी सी अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी आप क्या कहेंगे कि जो जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने तालिबान का कहा कि यहाँ पे भी, भारत में भी जो है वो आरएसएस और इस तरह की जो पार्टीज हैं वो एक तरह का तालिबान वाला बिहेवियर है उनका, क्या वो कुछ और कहना चाह रहे थे या वो एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे थे? देखिए, उन्होंने जावेद अख्तर साहब यहाँ बहुत सीनियर हैं और मतलब उनकी उनकी इज्जत सब करते हैं यहाँ पे। उनका एक अब एक्चुअली उनकी थोड़ी एज भी है और साथ में वो थोड़ा आउटस्पोकन भी हैं। तो उन्होंने बोला ये था कि तालिबान जो है वो वहां इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या बजरंग दल हो, ये सारे के सारे उसी में शामिल हैं। अब इससे कंपैरिजन, इस कंपैरिजन पे बीजेपी की तरफ से और दूसरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और दूसरों की तरफ से एक रिएक्शन आया। रिएक्शन ये आया कि भाई हम तालिबान जैसे हैं क्या? क्या हमने किसी को मारा है, किसी का गला काटा है? और इस बात पे देखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है जब ऑपोजिशन आपकी तारीफ करने लगे। शिवसेना जो कि बीजेपी की एलआई पार्टी थी, बीजेपी से दुश्मनी हुई, बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ अलायंस में आके उसने गवर्नमेंट बना ली। वो शिवसेना को बीजेपी के साथ आना पड़ा इस इशू पे और डिफेंड करना पड़ा। शिवसेना ने आरएसएस को डिफेंड किया और तारिक अख्तर साहब के खिलाफ बोला। ये एक बड़ा इवेंट अभी हाल में हुआ। इस इवेंट के और भी कुछ इंप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अब शिवसेना गवर्नमेंट की लाइफ बढ़ गई, इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लाइफ बढ़ गई। तो क्योंकि उसने बीजेपी की तारीफ कर दी, आरएसएस की तारीफ कर दी, तो अब ये चीज पब्लिक के सामने आ गई कि इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हुआ। अब जहां तक अपने इंसाफ की, इन्होंने जो इनके स्टेटमेंट्स, ये वैसे हैं बहुत सेक्युलर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी कुछ कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसमें इनके ऊपर उंगली उठ जाती है और उंगली ये उठती है कि आप सेक्युलरिज्म से दूर हैं। हालांकि ये बात बहुत बढ़िया करते हैं, कई बार ये ऐसी बात करते हैं कि सोचने के लिए मजबूर हो जाता है आदमी कि भाई क्या वाकई में सही बोल रहे हैं या कुछ गलत बोला इन्होंने। ये क्लेम करते हैं कि ये अपना रिलीजन कुछ मानते नहीं है, ठीक है, फाइन, अच्छी बात है। लेकिन आरएसएस की जो हमने आरएसएस को कभी भी ऐसे, मैं कोई आरएसएस का सपोर्टर नहीं हूं, हमने आरएसएस को कभी ऐसी चीज में नहीं देखा, मारपिटाई में, लड़ाई झगड़े में हमने कभी नहीं देखा। आरएसएस स्कूल्स चलाता है। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1962 वॉर के टाइम पे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, जब हमारे पुलिस वाले भी मिलिट्री ड्यूटी में लग गए थे, सड़कों पर ट्रैफिक मेंटेन किया। और आरएसएस को उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस को मार्च करने के लिए बोला कि आप कंट्री की सर्विस में आप आइए। आरएसएस पे कई बार बैन लगा, क्योंकि आरएसएस जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। आरएसएस के कई लोग बीजेपी में हैं, पेरेंट मतलब वैसे कहा जाता है कि दोनों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आरएसएस हैज अ ह्यूज कार्डर और वो एक मोहल्ले में, हर मोहल्ले में एक शाखा लगती है, शाखा में लोग आते हैं, वो अपना झंडे लगाना और बैनर्स लगाना, वो अपना प्रचार का काम पूरे साल करते रहते हैं। तो आरएसएस इज द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ बीजेपी, इट सीम्स। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा इसकी, लेकिन दिखता साफ है।
जहां तक तो बीजेपी का ऑफ कोर्स अलायंस होना ही है, बीजेपी की एक सॉफ्ट कॉर्नर आरएसएस की तरफ होगा। तो ये जो जावेद अख्तर साहब का स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट से एक तो एक आप ऐसी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं जो पार्टी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा उसके मेंबर्स हैं इंडिया में। दूसरी चीज, रूलिंग पार्टी है इंडिया की, और एक मोदी जैसा एक फेस है उनके पास। वो मोदी जैसा फेस क्या करता है, वो उनको एक अलग पहचान देता है। तो ये पूरे इंडिया में आरएसएस की जो रूट्स हैं, ग्रास रूट लेवल तक, यहां तक कि आप जो स्कूल्स चलाता है सरस्वती शिशु मंदिर, वो स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और वो पढ़ के उनको कोई गुरुकुल या मदरसे टाइप तालीम नहीं मिलती, उनको प्योर एजुकेशन मिलती है। वो एजुकेशन जो हमारी सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वो एजुकेशन है, इंग्लिश हिंदी, उनको कोई धार्मिक तालीम नहीं है। उनको सिर्फ उनके बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं, उनको वो स्कूल चलाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन स्कूल चलाते हैं, लेकिन उनके स्कूल चलते हैं। आरएसएस इन सबको चलाने के लिए कहीं से पैसा लेके आता है और चलाता है। यूपी में खास तौर से इनका एक मेजर इनरोज है स्कूल्स में। सरस्वती शिशु मंदिर मैंने कई जगह देखा ये। तो आरएसएस का जो सोशल वर्क है, कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे फ्लड्स या कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए, आरएसएस अपने कैंप्स लगा देता है। अभी कोरोना टाइम पे आई नो इट, मेरे पास भी कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे। गाजियाबाद में 3 या 4 जगह इन्होंने कोरोना टाइम पे अपने कैंप्स लगाए थे, जिस कैंप में ऑक्सीजन अवेलेबल थी, आपके लिए वेंटिलेटर अवेलेबल था। आप जाइए वहां पे फ्री में बैठ जाइए, आपको 1 रुपया नहीं देना है। तो ये इस तरीके की माइंडसेट पे काम करते हैं कि हम लोगों को हेल्प करेंगे, और जिसने एक बार इनकी हेल्प ले ली, उस आदमी के दिमाग में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है आरएसएस के लिए। तो ये इस तरीके के माइंडसेट वाला आदमी, उसको अगर तालिबान से कंपेयर करेंगे, गुस्सा आना लाजमी है। इनके घर की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, और सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद बाहर प्रोटेस्ट भी हुए, और प्रोटेस्ट के बाद कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए। लेकिन शिवसेना गवर्नमेंट है, शिवसेना गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आरएसएस को गलत इन्होंने कंपेयर किया। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी वही महाराष्ट्र में ही है, जहां पे ये महाराष्ट्र में जावेद अख्तर साहब रहते हैं। जावेद अख्तर साहब एंटी इंडिया तो कतई नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज नॉट एंटी इंडिया। इन्होंने खुद बोला है कि वो और उनकी वाइफ शबाना आजमी एक इकलौता ऐसा कपल है, मतलब इकलौता नहीं रह गया अब, इकलौता ऐसा कपल उस जमाने में था जो कि दोनों के दोनों पार्लियामेंट के मेंबर रहे थे। दोनों के दोनों आर्ट्स फील्ड से आते, दोनों पार्लियामेंट के, राज्यसभा के मेंबर रहे थे। उसके बाद हमें मेंबर दिखे नरगिस और सुनील दत्त, राइट, और भी कुछ रहे होंगे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। नरगिस और सुनील दत्त भी रहे। तो ये ऐसा दोनों पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इनको एंटी नेशनल तो कतई नहीं बोल सकते, राइट। जिन लोगों ने उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया, उनका कहना यह था कि भाई ये भी गलत है और वो भी गलत है, दोनों गलत है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर कोई आदमी बनाना चाह रहा है तो वो चाहता रहे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म लिखा है, तो उसको चेंज करना कितना टफ काम है, ये बात कोई सोचता ही नहीं है। उसको सेक्युलर वर्ड को हटाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। साथ में आपके पास 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, इसमें से 50% से आपको पास कराना पड़ेगा। तो जो इम्पॉसिबल टास्क है, 50% स्टेट्स तो आपका साथ कभी देगी नहीं। जीएसटी में नहीं दिया, जीएसटी बन रहा था, कांग्रेस का बिल बीजेपी लाई, उसमें बड़ी मुश्किल से बना, इतनी मीटिंग्स करनी पड़ी अरुण जेटली को, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय जैसे हमारी स्टेट्स बढ़ती जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स टफ होते जा रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म वर्ड निकालना, और सेक्युलरिज्म इनफैक्ट ये वर्ड स्टार्टिंग से नहीं था। 1975 में इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐड किया था। अब इमरजेंसी में तो सारी गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने करा दिया, तो अब थोड़ी इमरजेंसी है, राइट। तो सेक्युलर वर्ड अब तो हटाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई लोग बोल रहे हैं, बोलते रहे। तो उनको ऐसा स्टेटमेंट देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया। तो मुझे नहीं दिखता कि उनकी गलत मंशा थी, हो सकता है एज भी हो गई तो उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, बट देन इन दोनों का कंपैरिजन किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है रोहित जी कि जब शबाना आजमी और जावेद अख्तर साहब, अक्सर आपने देखा होगा कि लाहौर विजिट करते हैं। कभी कोई उर्दू मुशायरा है, कभी कुछ और उससे रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड स्पेशली कुछ ना कुछ इवेंट्स लाहौर में बहुत होते हैं। तो ये दोनों लाहौर आते हैं, लाहौर विजिट करते हैं। तो तब भी कई बार हमने देखा कि बड़ा ऑब्जेक्शन किया गया कि जी ये क्यों जाते हैं और इन्होंने लाहौर विजिट क्यों किया।
तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो भारत में कहा जाता है कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़े सब अपनी मर्जी से रहते हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो आर्ट है या स्पोर्ट्स है उसको थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स से अलग रखें तो बेहतर नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे आर्टिस्ट वहां क्यों चले गए काम करने के लिए, यहीं पे रहना चाहिए था, हमारे जर्नलिस्ट क्यों वहां जाके बात करते हैं, बल्कि मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि जब वहां जाके जो है वो कुछ भी बोल देती हैं, जबकि मैं वो बात कर रही होती हूँ जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही होती, हर वो चीज कहती हूँ जो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने कही या किसी और ने कही, हमारे यहाँ के लीडर्स ने कही। लेकिन आपको लगता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं हमारे, और स्पोर्ट्स वाले हैं, इनको अलग रहना चाहिए पॉलिटिक्स से? रहते नहीं वैसे हमारे यहाँ शाहिद आफरीदी एक बड़ी मिसाल यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं और देते रहते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। ऐसे के इंडिया और पाकिस्तान के जो वो हैं जो रिलेशंस हैं वो भी कॉमेट की तरह चलते हैं, कभी वो क्लोज आ जाते हैं सन के, वो कभी वो दूर चला जाता है। तो एक टाइम हमने वो भी देखा था जब वहां से एक लड़की आई थी यहाँ पे इलाज के लिए, गवर्नमेंट ने उसका इलाज कराया था, नाम था नूर फातिमा। ये बात हुई 20 साल पहले की, 20 साल या 15-16 साल पहले की। वो एक छोटी सी बच्ची आई थी और उसने आया था, उसको उसको मैसिव कवरेज मिली थी यहाँ पे। आई डोंट नो वो बच्ची अब होगी, वो बच्ची करीबन 17-18 साल की होनी चाहिए अब। तो उसका इलाज हुआ, उस समय गवर्नमेंट ने वेलकम किया, लोगों ने वेलकम किया, मीडिया उसके हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि अब हम लोग वीजा भी नहीं दे पा रहे हैं जो लोग वहां से यहाँ इलाज कराना चाहते हैं। तो फेजेस में चलता है ये, ठीक है। हमारे आर्टिस्ट वहां जाएं, वो उनके आर्टिस्ट यहाँ आए, लेकिन ये बोला जाता है कि हमारे आर्टिस्ट वहां जाते हैं, यहां से पैसा वहां लेके जाते हैं, वही डॉलर यूज होकर के हमारे कंट्री पे अटैक होता है। तो हमें हमें ये चीज पसंद नहीं, राइट? बिल्कुल सही बोला जाता है। लेकिन अगर रिलेशंस, ये टेरर को छोड़ दिया जाए, तो टेरर अगर बंद हो जाए तो हमारे रिलेशंस बड़े आराम से रिज्यूम हो सकते हैं। और हम लोग पहले भी ऐसे, हम तो समझौता चला रहे थे, वहां से मुनाबाव कोकरापार चल रही थी, वहां से वो मुजफ्फराबाद वाली बस चल रही थी, सब कुछ तो चल ही रहा था। रिलेशंस खराब हुए वो भी 370 हटने के बाद हुआ है, अदरवाइज तो सब कुछ चल रहा था। तो ये एक बीच बीच में जो जो तरीके की गड़बड़ आती है, और वो भी किसी अननोन पावर की तरफ से, ये चीज गड़बड़ कर देती है। अदरवाइज आर्टिस्ट तो कोई ऐसा हो कि वहां पे कोई गाना बना हो, या यहाँ कोई गाना बना हो वहां ना जाए। आज के दौर में नहीं, वो पुराने दौर में भी जाते थे, आज के दौर में तो यूट्यूब पे डालिए, वहां से यूट्यूब पे खोल लेगा। एक गाना आया था कोलावेरी डी, वो गाना मैं ही नहीं समझ पाया, इंडियन लैंग्वेज में था, तमिल में था, वो मैं ही नहीं समझ पाया, लेकिन फेमस इतना हुआ वो पाकिस्तान में। आप सोचिए, मतलब इस आर्ट को कहीं कोई रोक पाया क्या? वो और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम लोग नहीं साथ कर पा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स भी रिज्यूम हो जाएगा मेरे हिसाब से, कुछ टाइम और लगेगा, लेकिन जल्दी रिज्यूम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और अब जैसे ही, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने इस रीजन से तो अपना फोकस हटा लिया। ये तो जैसे ही अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ, वो पिछले 2 भी कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। अब इस रीजन पे उनका फोकस नहीं है। मिडल ईस्ट, उन्होंने पहले ही बोला था कि मिडल ईस्ट में जब भी ट्रबल होगी तभी हम मिडल ईस्ट की ओर देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। तो मिडल ईस्ट ने बोला हम इतनी ट्रबल बना देंगे कि आपको देखना ही पड़ेगा। तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट दे डोंट हैव अ फोकस, दे हैव अ लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया हैज अ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इस एरिया में अब ट्रबल्स हमें कम दिखेंगी आगे आने वाले टाइम में। साफ बोल देंगे इंडिया पाकिस्तान अपना मामला खुद निपटो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो अगर उन्होंने ये बोल दिया तो फिर तो मेरे हिसाब से नॉर्मल सी आनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे अफगानिस्तान का इशू चल रहा है और अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर पाकिस्तान सॉरी भारत से पाकिस्तान पे बार बार एलिगेशंस लगाई जाती हैं और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि है भी किसी हद तक। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं है जी, हम तो बिल्कुल साइड पे थे, ऐसा नहीं है। अब काफी हद तक पहले भी थी और अभी भी एक तरह से खुल खुला के सामने आ गई है हमारी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में तालिबान के साथ। तो उस पे भारत बहुत क्रिटिसाइज करता है। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, जो बात करते हैं, जो पैनलिस्ट जाते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट बात करती है, वो कहते हैं जी भारत क्यों परेशान है, इसलिए कि आपके तो ना बॉर्डर लगते हैं ना कुछ है, हमारी मतलब हम अगर वहाँ पीस के लिए काम कर रहे हैं तो फिर क्या इशू है। लेकिन खैर
डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, डिफरेंट स्टोरीज हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं? हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कहानियां कि हमारे जो सीनियर्स थे उनको थाना कचहरी मुकदमे का बड़ा शौक होता था। तो दो भाइयों ने एक भाई ने दूसरे पे केस डाल दिया है। दोनों एक ही रिक्शा में जाते थे, कोर्ट में जाकर के लड़े और एक ही थाली में खाना खाया और वापस एक ही रिक्शा में वापस आ गए। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। हम दोनों एक दूसरे को एक्यूज भी करते थे और साथ में ट्रेड भी कर रहे थे और साथ में बातचीत भी कर रहे थे, साथ में शादियां भी हो रही थी। तो ये एक्यूज करने का काम चलता रहेगा। कौन सा ऐसा नेबर है जिसको एक्यूज नहीं करता दूसरा? यहाँ तक कि अमेरिका मैक्सिको भी कर रहे हैं और कनाडा अमेरिका भी कर रहे हैं और फ्रांस और ब्रिटेन भी कर रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको लेके जाऊंगा 1991 के आसपास, जब जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा था। तो जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे कौन उसके खिलाफ बोल रहा था? उसके खिलाफ बोल रहे थे। जर्मन यूनिफिकेशन में एक प्रॉब्लम थी कि जब तक आप यूनिफाई नहीं कर सकते तब तक आपको ये चार पावर्स, जो कि चार वर्ल्ड वॉर की विनर्स थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, ये सारे के सारे अप्रूव नहीं करते तब तक यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। हेलमेट कोल वहां के चीफ थे, चांसलर थे। तो उन्होंने सोवियत यूनियन को पैसे की जरूरत थी, मिखाइल गोर्बाचोव को, उसको पैसा दिया कि तुम ले लो लोन्स, वो मान गए। अमेरिका को जाके बोला कि तुम्हारी नेटो और तुम्हारी फोर्सेस और नेटो फोर्सेस अभी मेरे पास खड़ी हैं, आगे ईस्ट जर्मनी में खड़ी होंगी, आगे जाएंगी, तो वो मान गए। प्रॉब्लम आई फ्रांस और ब्रिटेन से। फ्रांस को जैसे तैसे मना लिया, ब्रिटेन तब भी मना करता रहा। राइट? तो आपके अपने जो खासे दोस्त थे वही आपके खिलाफ कर रहे थे काम। राइट? कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है भाई। सबके अपने हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, वो आप एक्यूज करते रहिए एक दूसरे को, लेकिन रिलेशंस बेटर होने बहुत जरूरी हैं। और जो कि हम कुछ टाइम में देखेंगे, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से 20 साल के आसपास होने लगे कि हम लोगों के दोनों के रिलेशंस बहुत ही खराब पे आ गए। तो अब ये ज्यादा दिन सस्टेन करने वाली सिचुएशन है नहीं। इस कोरोना ने और बता दिया कि सस्टेनेबिलिटी इसमें है ही नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूबी है, इंडियन इकोनॉमी भी खराब हुई है, तो ये सबकी इकोनॉमीज खराब हुई हैं दोनों को। अभी अभी हाल में वीट इंपोर्ट, महंगा वीट खरीदना पड़ा पाकिस्तान को बाहर से, साथ में कॉटन और शुगर, ये सारी चीजें जब इंडिया से सस्ती मिल सकती हैं, भाई 10 किलोमीटर ही तो अंदर जाना है हमारे बॉर्डर से। अगर आप अमृतसर से लेके जा रहे हो लाहौर, यार 50 किलोमीटर नहीं बनता, तो चले जाएंगे ना। तो लेकिन क्या है कि कुछ ईगो प्रॉब्लम्स और कुछ दूसरी कंडीशंस और कुछ पैसे का मामला, ये सब हो नहीं पाता। लेकिन कितने दिन उस प्रेशर को रेजिस्ट करेगा पाकिस्तान, वो, क्योंकि हर चीज तो मजबूरी है ना, आजकल मजबूरी पे चल रही है। मजबूरी ये है कि हम हमारी इकोनॉमी उस महंगी चीनी को सस्टेन नहीं कर पाते। जिस दिन होगा उस दिन वो इंडिया से ले लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे एक जगह है वाह कैंट, जहाँ पे ये पंजा साहब और ये सब कुछ है, हसन अब्दाल, आपने शायद नाम सुना हो। तो वहाँ पे वहाँ का जो डिग्री कॉलेज कहलाता है, उसके प्रिंसिपल रहे थे अलवी साहब। तो वो मेरे फादर के फ्रेंड थे। तो मेरा ख्याल है कोई 18 या 19 साल पहले की बात है कि उनके बेटे की शादी हुई थी, और जो जिससे शादी हुई थी वो इंडियन थी, वो लड़की मतलब इंडिया से शादी करके यहाँ आई थी। तो पूरी फैमिली उनकी आई थी, शादी के फंक्शंस हुए थे, सब हुए थे, आना जाना था। अभी भी बहुत से हमारे अपने रिश्तेदार वहां रहते हैं, और बहुत दफा ऐसा भी होता है बहुत बार के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनके रिलेटिव्स रहते हैं और आते आया जाया करते थे। लेकिन अब कुछ टाइम से, जैसे आप कह रहे हैं कि 20 साल से 18-20 साल से जो है वो देख रहे हैं कि वो कम हो गया है या खत्म हो गया है। अब तो खैर पोस्टल सर्विस भी बंद कर दी है, लेकिन किसी तरफ से भी जो है वो हम ऐसा देखते नहीं है कि कुछ आगे बेहतर होने जा रहा है। वही पुरानी बातें लेकर हम आते हैं और हम कहते हैं जी पुलवामा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, और जाहिर है यहाँ से भी इसी तरह की एलिगेशंस लगाई जाती हैं। मगर कहीं ना कहीं तो मैं ये पूछना चाहूंगी रोहित जी कि कहीं ना कहीं तो इस चीज को रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं तो अपनी गलती को मान लिया, ठीक है, माना, जैसे हमारे जो है वो आर्मी चीफ ने भी कहा था कि आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए कुछ तो भूलना पड़ेगा। चलो भूले ना सही, लेकिन याद तो खैर रखना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। हम ट्रस्ट तो कभी भी नहीं कर सकते, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती, मगर फिर भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए कुछ तो हम पीस प्रोसेस में आगे हमें भी बढ़ना चाहिए।
1965 वॉर, उसमें ऐसा हुआ था कि एजम्पशन था पाकिस्तानी साइड का कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोलेगा, तो वो लोग कश्मीर में घुसे और इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब की ओर से खोला, थाना बरकी तक पहुंच गए। उसके बाद सिचुएशन बिगड़ती चली गई, दोनों साइड से बिगड़ी, और उस समय अयूब खान प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, उन्होंने एक तकरीर दी, उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें यह बोला कि हम 10 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों को नहीं मरवा सकते। अगर वो स्पीच आज पाकिस्तानी हुक्मरान सुन लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल चीज भाई, आप कश्मीर को ऐसा इशू बना के बैठे हैं जिसकी वजह से आप अपने कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर उस कश्मीर को, ठीक है सॉल्व होगा, ऐसा कौन बोल रहा है कि कश्मीर सॉल्व नहीं होगा, कश्मीर सॉल्व किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बेटर रिलेशंस बना लीजिए। आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कीजिए, आप अपना लोगों का आना जाना शुरू कीजिए, बॉर्डर से आपका लोग आए, यहां से जाएं, मिलें। मैं भी लाहौर घूमना चाहता हूं, वहां से लोग आते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं, अजमेर जाना चाहते हैं, लोग आए जाएं, दूसरे रिलेशंस बेटर हों, तब हम कश्मीर पे सॉल्यूशन। लेकिन एक ऐसा इशू कि कश्मीर के बिना हम बात नहीं करेंगे। आज ही आरिफ अलवी साहब ने बोला, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने, कि ये कश्मीर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, या हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर होने बहुत जरूरी है। बोल तो सब रहे हैं, लेकिन कश्मीर को हम बीच में घुसा के, क्योंकि सबको पता है कश्मीर में इंडिया अपनी साइड नहीं दे देगा, पाकिस्तान अपनी साइड नहीं दे देगा, और तीसरा ऑप्शन क्या, बॉर्डर बनाने के लिए आप मूड में नहीं है, तो वो सब सॉल्व ही नहीं होना है। 70 साल से नेहरू के टाइम से हम आप अपने 13-14 प्राइम मिनिस्टर देख लिए, अब नहीं सॉल्व हुआ तो क्या होगा? सर ये पॉलिटिक्स ही चल रही है ना, इसका मतलब है कि ये सब पॉलिटिक्स का गेम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, चाहे पाकिस्तान से हो या भारत से, ये सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वैसे लाहौर से मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं कि अगर आप लाहौर आए, बल्कि एक बार किसी ने लिखा था कि अगर इंडिया हमला कर दे और लाहौर तक आ जाए उसकी फौज, तो लाहौरी इतना गलत एड्रेस बताते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कभी लाहौर आए इनसे एड्रेस मत पूछिएगा, इंतहा का गलत एड्रेस बताते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि अगर फौज आ भी गई भारत की लाहौर तक, तो ये उसे गलत एड्रेस बता के वापस दिल्ली भेज देंगे। तो ये जो है ना, इनसे कभी आप लाहौर आपका आना हो, जो आई विश कि आप जल्दी लाहौर आए और फिर इस्लामाबाद भी आए, मेरे घर भी आए, तो लाहौरियों से कभी ये ना पूछिएगा किसी जगह का एड्रेस, खुद ही गूगल मैप निकालिएगा और पहुंच जाइएगा। इनका जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड है लाहौरियों का, ये कभी एड्रेस सही नहीं बताते। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।